कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर प्रदेश के डिजिटल ब्रिज से अपने यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन लेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार को, जिन्होंने डिजिटल संपर्क के माध्यम से जनता का खर्चा भी कम किया। जिन रैलियों में बहुत ज्यादा खर्चा लगता था, आज बहुत ही सीमित खर्चा करके ये रैलियां संभव हो गई। और अन्य पार्टियों से भी हम आग्रह करेंगे कि इसी प्रकार से वो भी रैलियां करें, जिससे जनता का खर्चा भी कम हो। क्योंकि आज ये रैली, डिजिटल रैली जम्मू कश्मीर प्रदेश में हो रही है और ये इस निमित्त भारत सरकार के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाई जा रही है। विशेषकर भारतीय सरकार, भारत केंद्र की सरकार का दूसरा कार्यकाल, उसका 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज की ये रैली जम्मू जन संवाद रैली होने जा रही है और इसमें हमारा मार्गदर्शन माननीय राजनाथ सिंह जी करेंगे। इससे पूर्व मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पे आएं और अपना स्वागत संबोधन रखें। उसके पूर्व मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तथा श्रीमान राम माधव जी से निवेदन करता हूं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखना है, इसलिए डोगराओं की शान डोगरा पगड़ी प्रतीक स्वरूप भेंट करें माननीय राजनाथ सिंह जी को। श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्रीमान राम माधव जी, डोगरा पगड़ी प्रतीक स्वरूप हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री को भेंट करें। अब मैं निवेदन करता हूं अपने ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष से कि वो मंच पर आकर अपने लाखों लाख कार्यकर्ताओं की दिलों की धड़कन है, वो सबका स्वागत संबोधन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। जम्मू जन संवाद रैली में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा वर्तमान में हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, मंचसीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री राम माधव जी, केंद्र सरकार में मंत्री तथा जम्मू कश्मीर क्षेत्र के उधमपुर संसदीय क्षेत्र से चुने हुए हमारे सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, श्रीमान शमशेर सिंह मन्हास जी, श्रीमान अशोक खजूरिया जी, श्रीमान सत शर्मा जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान कवेंद्र गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, भाइयों, मैं हृदय की गहराइयों से माननीय राजनाथ सिंह जी का आज की इस वर्चुअल रैली में, जो हमारे डिजिटल संपर्क अभियान का हिस्सा है, मैं हृदय की गहराइयों से माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्रीमान राजनाथ सिंह जी का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम जानते हैं पहली बार 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिला और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने कार्यभार संभाला और लगातार 5 वर्षों में जो कार्य हुए, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से भारत विकास के मार्ग की ओर आगे बढ़ा। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम
हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और उनकी सरकार ने किया। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत का बढ़ता हुआ कद, और आज पूरी दुनिया भारत और भारतीयों को झुक के सलाम करती है, सलूट करती है। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजता है, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तानियों का डंका बजता है, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जय जयकार होती है। तो इसका श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और हमारी देश की सरकार को जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी एक आवाज पर पूरा देश खड़ा हो जाता है, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया। जो विकास कार्य 2014 से लेकर 2019 तक हुए, उसके बाद पूरे देश में और पूरी दुनिया में जब भारत की जय जयकार हुई, और जब 2019 में पुनः लोकसभा के चुनाव हुए, तो पहले से भी अधिक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आई, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः उन्होंने राष्ट्र के सेवक के नाते से फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। हमने देखा जो कार्य पूरे भारत के अंदर हुए, वो गरीब, मजदूर, किसान, दलित, शोषित, पिछड़े, गांव, शहर, पहाड़, मैदान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सब समाज को एक सूत्र में बांधकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया और एक मिशन के रूप में काम किया। और उसका परिणाम यह हुआ कि आज पूरे भारतवर्ष के अंदर सबके साथ जस्टिस हुआ, अन्याय समाप्त हुआ है, भेदभाव समाप्त हुआ है। आज चाहे महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, सबको लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री, ये हमारी सरकार है। साथियों, अनेकानेक विकास कार्य हमारे देश के अंदर पिछले 6 सालों में हुए, लेकिन कुछ एक ऐसे लैंडमार्क डिसीजंस जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और हमारी सरकार ने लिए। 70 साल जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का षड्यंत्र हमने झेला। 70 साल में धारा 370 जैसी एक दीवार यहां तैयार की गई, जिसके चलते जम्मू कश्मीर के अंदर 2 झंडे, जम्मू कश्मीर के अंदर 2 विधान और जम्मू कश्मीर के अंदर 2 प्रधान थे। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान के बाद जब पूरे देश के अंदर प्रचंड आंदोलन हुआ, उसके बाद दूसरा प्रधान तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन हमारे देश में 2 झंडे और 2 कानून थे। जम्मू कश्मीर के अंदर अलग से एक झंडा था और जम्मू कश्मीर का अलग से कानून था, लेकिन देश भगत नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और इस अलगाववाद, आतंकवाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म देने वाली धारा 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया। धारा 370 ने इस जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बर्बादियां लाई। जहां पाकिस्तान की मानसिकता को, पाकिस्तानी विचारों को आगे बढ़ाया गया, वहीं अलगाववाद और आतंकवाद ने यहां लाखों बेगुनाह लोगों की हत्याएं की। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हुए जो रेफ्यूजीज थे, उनके साथ जो भेदभाव होता था वो समाप्त हुआ। पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए जो रेफ्यूजीज थे, उनको जम्मू कश्मीर में अधिकार नहीं मिलते थे।
1947 में जो पश्चिम पाकिस्तान अर्थात जो वेस्ट पंजाब जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया, वहां से जो नागरिक उस वक्त जो लोग माइग्रेशन करके भारत के अन्य अन्य कोनों में चले गए, उनको तो नागरिकता मिली। दो प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंद्र कुमार गुजराल जी तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये पश्चिम पाकिस्तान के रहने वाले थे, लेकिन जब विभाजन के बाद दिल्ली के अंदर आके अन्य प्रांतों में बसे तो ये तो भारत देश के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन जो लोग 1947 में पश्चिम पाकिस्तान से नजदीक लगते जम्मू कश्मीर में आके बसे, उनको 70 साल कोई अधिकार नहीं थे, उनको वोटिंग राइट नहीं थे, उनको नागरिकता के अधिकार नहीं थे। और ये समाज अधिकांश दलित समाज से ताल्लुक रखता है। साथियों, इसके साथ यहां जो गोरखा समाज के लोग थे, जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, जो सफाई कर्मचारी लोग थे, उस समाज को भी 70 साल यहां इंसाफ नहीं मिला। ये 370 एक बाधक था। इसी के साथ साथ हमारे मुस्लिम समाज के अंदर जो हमारे गुर्जर और बकरवाल भाई है, जो मुसलमान परिवारों से समाज से ताल्लुक रखते हैं, उनको 370 की आड़ में उनके साथ बहुत नाइंसाफियां हुई। यही पहाड़ी समुदाय के लोग, उनके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ। जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोग, जिन्होंने हमेशा तिरंगा झंडा बुलंद किया और भारत माता की जय जयकार की, 370 की आड़ में उनके साथ बहुत नाइंसाफियां हुई। अंततः इस देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी और जम्मू कश्मीर की जनता के विरोधी इस कानून को 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जब उखाड़ के फेंका, तो करोड़ों जम्मू कश्मीर वासियों के हृदय में खुशी की लहर आई और जम्मू कश्मीर को गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया गया। यहां पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने जब भी कोई दुस्साहस किया, हमारी सरकार ने उनको चुन चुन कर मौत के घाट उतारा। पुलवामा के अंदर अगर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने दुस्साहस किया, तो हमारे जांबाज बहादुर सैनिकों ने घुस के पीओके के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के उन आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त किया। और उड़ी के हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक बालाकोट के अंदर हुई। आतंकवादियों को हमारी सेना, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने, हमारे पुलिस के जवानों ने पाताल से निकाल के उनको चुन चुन कर मौत के घाट उतारा। साथियों, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने अतुलनीय कार्य किए हैं। पूरा भारत माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता है और विशेषकर जम्मू कश्मीर की जनता हृदय से माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का हम धन्यवाद करते हैं। जो विकास कार्य हमारे इस जम्मू कश्मीर के अंदर हुए, हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले के अंदर, चाहे वो जम्मू संभाग का एरिया हो या कश्मीर घाटी का क्षेत्र हो, आज ईमानदारी के साथ काम हो रहे और विकास कार्य बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं हृदय से एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं, जो जम्मू कश्मीर के साथ उन्होंने न्याय किया है। जम्मू कश्मीर की जनता के साथ उन्होंने पूरा कंधे से कंधा मिलाकर जनता की हर मांग को पूरा किया है। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी का संबोधन हमारे कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून का काम करते हैं डालने का। अभी मैं निवेदन करता हूं जम्मू पुंछ लोकसभा सदस्य और लोकप्रिय नेता माननीय जुगल किशोर जी से, समय का अभाव है, ध्यान रखते हुए कम समय में अपना संबोधन। भारत माता की। आज की इस रैली में देश के
यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री राम माधव जी, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, शमशेर जी सांसद, कुलिंदर जी पूर्व उप मुख्यमंत्री, अशोक खजूरिया जी, सच शर्मा जी, अशोक जी संगठन महामंत्री और मंच संचालन कर रहे सुनील जी, और मेरे सामने बैठे हुए इस रैली को सुनने के लिए आए हुए भाइयों और बहनों, आज नरेंद्र भाई मोदी की दूसरे कार्यकाल की दूसरी सरकार का 1 साल पूरे होने जा रहा हो गया है और इन 6 सालों में बहुत सी उपलब्धियां हैं। मैं सबका व्याख्यान ना करते हुए थोड़े से समय अपना कथन समाप्त करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पिछले 6 सालों में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने 70 वर्षों से रुके हुए जो काम हैं वो पूरे किए हैं। साथियों, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि मैं प्रधान सेवक के रूप में काम करूंगा, ना कि प्रधानमंत्री के रूप में, और उन्होंने वो करके दिखाया। आज पूरे 6 सालों में उन्होंने प्रधान सेवक के रूप में ही काम किया है। और विशेष तौर पर ये जो कोरोना महामारी के दौरान देश को संकट से बचाया है, ये एक बहुत बड़ी बात है और समय समय पर देश को संबोधित किया है, और जिसका के पूरे विश्व भर में नरेंद्र भाई मोदी जी की सराहना की गई है कि किस तरह से उन्होंने इस कोरोना युद्ध को जो है वो लड़ा है। शुरुआती दौर में जनता कर्फ्यू हो या लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 हो, ये बहुत सारे कार्य जो हैं वो हुए हैं और 123 करोड़ भारत की आबादी के बीच में इस संकट से देश को उभारना ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन राहत कार्य भी बहुत सारे हुए। इस कोरोना युद्ध के दौरान भी लोगों को यह एहसास नहीं होने दिया कि भाई इस महामारी के कारण देश रुक गया है। किसानों को राहत दी, मजदूरों को राहत दी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से राहत दी, छोटे दुकानदारों को भी, प्रवासी मजदूरों को भी, जनधन खाता धारकों को पैसे दिए, गरीबों को फ्री गैस सिलेंडर, और इसके अलावा भी कई सारे काम जो है 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की भी घोषणा की। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मैं सबका व्याख्यान तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन 370 हो, 35A हो, चाहे वो पीओजेके के रिफ्यूजी हो, वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी हो, गोरखा और वाल्मीकि समाज हो, इन सबको राहत तो दी है। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाकर बहुत बड़ा काम जो है उन लोगों को दिया है जिनका कोई सहारा नहीं था। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि राम मंदिर का सुखद फैसला करोड़ों देशवासियों की आस्था से जुड़ा हुआ फैसला जो है वो भी इसी दौरान आया है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बहुत सारे कार्य जो है वो हुए हैं। मैं सबका जिक्र ना करते हुए इतना ही कहूंगा कि जम्मू पुंछ का नेशनल हाईवे हो, घनूर से लेकर पुंछ का नेशनल हाईवे कार्य जो है वो शुरू हो चुका है। और बॉर्डर पर बंकर, मुझे याद है आज भी जब राजनाथ सिंह जी अपने गृह मंत्री थे और नौशहरा में आए थे और कई डेपुटेशन मिले थे, लोगों ने कहा था बॉर्डर पर बंकर चाहिए, लोगों ने कहा था कि यहां पर भर्ती अभियान चलाया जाना चाहिए, और फिर इसके अलावा भी कई सारे कार्य थे। लेकिन राजनाथ सिंह जी के रहते ही यहां पर बंकरों का काम भी शुरू हुआ और बटालियनें भी बनी, और उसके अलावा कई फैसले ऐसे जैसे 5 लाख रुपए का पशु मारे जाने पर पाकिस्तान की गोली से, और बड़े सारे फैसले थे। और इसके अलावा मैं इतना कहना चाहता हूं कि सीआरएफ के माध्यम से रोड हो, डोमिसाइल की बात हो, और फिर अब जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए फैसले लिए जा रहे हैं, मैं इतना ही कहता हुआ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आपने मुझे सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जुगल किशोर जी। अब मैं आग्रह करता हूं भारत के वरिष्ठ मंत्री और हमारे लोकसभा सांसद, लोकप्रिय नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मंच पर आए और अपना मार्गदर्शन दें। भारत सरकार में रक्षा मंत्री, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्हें सदा जम्मू कश्मीर की चिंता रहती है, जब सांसदों का ग्रुप गठित हुआ जम्मू कश्मीर के अध्ययन के लिए तो उसके भी आप अध्यक्ष रहे, जो जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, जो जम्मू भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, उससे परिचित हैं, ऐसे हमारे माननीय प्रिय आदरणीय राजनाथ सिंह जी,
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में जो ऐतिहासिक संवैधानिक परिवर्तन जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में हुए 5 और 6 अगस्त को, जिसके ओर इशारा रविंद्र रैना जी कर रहे थे, और तदुपरांत 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि को जो नई व्यवस्था स्थापित हुई है, उसके पश्चात भाजपा की ओर से जम्मू के लिए होने वाली एक बड़ी जनसभा, ये सबसे पहली ऐसी सभा है और हमारा ये सौभाग्य है कि इसका संबोधन कोई और नहीं, हमारे अपने आदरणीय राजनाथ जी करने वाले हैं। अगस्त के मास में जो परिवर्तन हुआ किसी की कल्पना से बाहर था। हमारे विरोधियों का कहना था भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फूटेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि उसके बाद जो त्योहारों का मौसम गुजरा, पिछले 30 वर्ष के आतंक में सबसे ज्यादा पुरअमन और शांतिपूर्वक गुजरा। इस दौरान दीपावली भी आई, इस दौरान होली भी आई, इस दौरान ईद भी आई, इस दौरान मुहर्रम भी आई, इस दौरान दो राष्ट्रीय पर्व, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, परंतु कोई नामुराद घटना नहीं घटी। इसके अतिरिक्त मैं कांग्रेस जो हमारी आलोचना करती है उनसे ये पूछना चाहता हूं, उनको चुनौती देता हूं कि क्या वो सार्वजनिक तौर पर आज ये कहने को तैयार हैं कि यदि वो कभी सत्ता पर वापस लौटे, जिसकी संभावना तो नहीं, तो वो 370 दोबारा लागू करेंगे? और मैं कांग्रेस से यह भी पूछना चाहता हूं, क्या आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री पद पर बिठाया, जो पाकिस्तान से आए हुए एक शरणार्थी थे, तो भला क्यों कर जम्मू में रहने वाले पाकिस्तान के शरणार्थियों को 70 वर्ष तक उनके अधिकारों से वंचित किया? यह तुष्टीकरण नहीं तो और क्या था? और वो दल जो सदा सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी की दुहाई देते हैं, उनसे कोई पूछे तो सही, आपने जमीनी स्तर पर पंचों सरपंचों को ना 73-74 संशोधन लगने दिया, ना स्वायत्तता दी, और पहली बार इस वर्ष बीडीसी के चुनाव हुए हैं और शांतिपूर्वक पंचायतों के चुनाव हुए। और यह बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह सब कुछ इसी वर्ष में हुआ है, 2019-20 में। अभी कुछ ही दिन पहले एक दुखद घटना घटी, हमारे कश्मीरी पंडित भाई सरपंच की निर्मम हत्या हुई। भाजपा सदा कश्मीरी पंडित समाज के साथ खड़ी रही है, आरंभ से ही, परंतु अफसोस कि कांग्रेस ने इसका भी राजनीतिकरण करना शुरू कर दिया। तो वो कोई इनसे पूछे कि उस समय ये मूक दर्शक बनकर के क्यों खड़े थे, जब 1989-90 में सारे के सारे कश्मीरी पंडित समुदाय को रातों रात अपना चूल्हा रसोई छोड़ करके धकेल दिया गया बाहर घाटी में से। और जहां तक विकास का संबंध है, मैं जुगल जी की बात में यह भी बात जोड़ दूं, अक्सर यह शिकायत होती थी कि सब कुछ कश्मीर को जा रहा है, जम्मू को उसका हिस्सा नहीं मिलता। आज आंकड़ों के आधार पर यह प्रमाणित किया जा सकता है कि पिछले 1 वर्ष में जितना कश्मीर को मिला उतना ही जम्मू को मिला, बल्कि जहां जहां जरूरत थी जम्मू को कश्मीर से अधिक मिला। उदाहरण के तौर पर पीएमजीएसवाई सड़कों के लिए यदि केंद्र ने 2500 करोड़ की राशि निश्चित की, तो उससे अधिकतर 1500 करोड़ के लगभग जम्मू संभाग के हिस्से में आया। यदि केंद्र ने जम्मू कश्मीर को 2 एम्स दिए, तो जम्मू में एम्स का काम शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में डायरेक्टर की नियुक्ति भी होने वाली है, अभी कश्मीर में एम्स का काम शुरू नहीं हुआ। जो भेदभाव की आलोचना करते हैं भाजपा पर, उनसे कोई ये तो पूछे, क्या वो ये कहेंगे कि कश्मीर में एम्स क्यों नहीं हुआ? और जहां केंद्र ने 2 बायोटेक पार्क दिए कश्मीर संभाग के लिए, एक जम्मू संभाग के लिए, तो जम्मू का बायोटेक पार्क तैयार हो चुका है, 1 महीने में काम करना शुरू कर देगा, जबकि कश्मीर में अभी उसका निर्माण कार्य भी आरंभ नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, 370 के जाने के बाद जो सबसे पहला विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है, वो जम्मू में होने जा रहा है।
जम्मू की IIM लेबोरेटरी में कनाडा के सहयोग से हिंदुस्तान का पहला कैनाबिस मेडिसिन प्लांट स्थापित होने जा रहा है। इसका MOU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। और ये सब बात क्योंकि बहुत अधिक बोलना नहीं है, हम सब अपने माननीय प्रिय नेताजी के संबोधन के लिए उत्सुक हैं, परंतु बात समाप्त करने से पहले केवल एक निवेदन करना है। 370 चला गया, 370 अब कभी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन कृपा करके अपनी मानसिकता से, अपनी जहनियत से 370 को उखाड़ करके फेंक डालिए और जम्मू को कश्मीर के चश्मे से देखने की आदत भी छोड़ डालिए। यदि आप जम्मू को जम्मू के चश्मे से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि गत 1 वर्ष में जम्मू का बदलता हुआ रूप एक नई उम्मीद और एक नई आशा का प्रतीक है। यदि आप जम्मू को जम्मू के चश्मे से देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में जम्मू का ये नया स्वरूप जो उभर करके आया है, यह आह्वान करता है कि हम भारत की मुख्य धारा विकास यात्रा का हिस्सा बन जाएं, ताकि हमारे बच्चे, आने वाली नस्लों और पीढ़ियों को इसका लाभ मिले, वो इसके लाभार्थी रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ बड़े विनम्र ढंग से, पूरे सम्मान के साथ मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए मैं स्वयं को यहां से हटाने की अनुमति चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान राम माधव जी, भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, सांसद श्री जुगल किशोर जी शर्मा, सांसद राज्यसभा श्री शमशेर सिंह जी मन्हास, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री कविंद्र जी गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष श्रीमान अशोक खजूरिया जी और इस मंच का संचालन कर रहे श्री सुनील जी शर्मा और हमारे जम्मू के सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, कुछ भी कहने के पहले एक बार मैं जम्मू के समस्त अपने बहनों भाइयों का शीश झुकाकर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज यह जम्मू की वर्चुअल रैली का आयोजन हुआ है और आप सभी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। कोरोना का संकट आने के बाद यह वर्चुअल रैली का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी ने देश के कार्यकर्ताओं से और देश की जनता के साथ संवाद करने के लिए यह प्रारंभ किया है। मुझे लगता है कि अब भारत की राजनीति डिजिटल दुनिया की ओर प्रस्थान कर चुकी है। पहले हम लोग सीधे सार्वजनिक सभाओं में संवाद करते थे, आंख से आंख मिलती थी, फेशियल एक्सप्रेशन भी पढ़ने का अवसर प्राप्त होता था, लेकिन यह वर्चुअल रैली में संभव नहीं है। फिर भी संवाद का एक रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है और यह वर्चुअल रैली का सिलसिला प्रारंभ हुआ है। मैं आगे कुछ कहने के पहले मैं जम्मू कश्मीर के उन सारे शहीद हुए अपने सेना, CAPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की स्मृति को नमन करता हूं और यहीं पर कश्मीर में सरपंच अजय पंडिता की जिस तरीके से कायराना हमला करके हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है, बहनों भाइयों, मैं
उन अजय पंडिता की स्मृति को ही मैं नमन करता हूं। जम्मू के कार्यकर्ताओं को और जम्मू की जनता को संबोधित करने के लिए यदि मैं खड़ा हुआ हूं तो मैं पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा को भी नमन करना चाहता हूं और साथ ही नमन करना चाहता हूं कश्मीर घाटी के बारामूला क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद मकबूल शेरवानी को, जिन्होंने 1947 में कश्मीर में भारत का तिरंगा झंडा फहराने का काम किया था। उनको भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने अपने 6 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है। जैसा आपके प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने भी बतलाया कि यह मोदी जी के कार्यकाल का यह पहला वर्ष है, दूसरे कार्यकाल का यह पहला वर्ष है। तो पार्टी ने यह तय किया और हमारे पार्टी की यह परंपरा भी है कि हम सरकार में होते हैं तो 1 साल पूरा हो जाने के बाद अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट, अपनी प्रगति की रिपोर्ट लेकर, अपना लेखा जोखा लेकर हम जनता के बीच सीधे जाते रहे हैं, लेकिन सीधे नहीं जा पा रहे हैं। तब वर्चुअल रैली के माध्यम से अपना रिपोर्ट कार्ड हम जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष का मैं 5 वर्षों के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं बहुत ही संक्षेप में आगे उनकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष का जहां तक प्रश्न है, बहनों भाइयों, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं और जहां पर उल्लेखनीय कार्य किए हैं वहीं पर एक बड़ा संकट, एक बहुत बड़ी चुनौती भारत को ही नहीं बल्कि सारी विश्व को झेलनी पड़ रही है। वह है कोविड-19 की, यानी कोरोना की चुनौती। यह बहुत बड़ी चुनौती है और आपने देखा होगा, समाचार पत्रों से आपके जानकारी प्राप्त हुई होगी कि दुनिया के कई विकसित देश इस कोविड-19 के कारण वह लड़खड़ा गए, चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे ब्राजील रहा हो, चाहे स्वीडन रहा हो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने भारत में इस कोविड के संकट को जिस चुनौती के रूप में स्वीकार किया और 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की, सारे देश ने उस लॉकडाउन का पालन एक अनुशासन पर्व की तरह किया है। बहनों भाई, यदि हमारे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की यह घोषणा न की होती तो भारत की क्या स्थिति होती, हम इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता है। और पीएम मोदी जी ने कोरोना की दस्तक होते ही इस देश को इस संकट का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार किया और हमारी सरकार द्वारा जो भी इस कोरोना संकट से लड़ने के लिए कदम उठाए गए हैं अथवा जो काम हुए हैं, उसकी सराहना केवल मैं नहीं कर रहा हूं, उसकी सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी भूरि प्रशंसा की है। अपने स्वास्थ्य सुरक्षा के ढांचे को भी हमने इस बीच मजबूत किया है। पीपीई, वेंटिलेटर्स, पीपीई वगैरह जो भारत में बनती नहीं थी, वह बनाने का, बड़ी संख्या में बनाने का सिलसिला प्रारंभ किया है। और केवल पीपीई का यूज हम भारत में कर रहे हों ऐसा नहीं है, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का इस संकट की घड़ी में जो परफॉर्मेंस रहा है, मैं कहना चाहूंगा कि गोवा के बाद सबसे अधिक टेस्टिंग रेशियो यदि किसी यूटी का रहा है तो जम्मू कश्मीर का रहा है। इसके लिए मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का यहां तक सवाल है, चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का नाम ही भारतीय जनता पार्टी है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 1984 की, जब भारतीय जनता पार्टी को भारत की संसद में 2 सीटें प्राप्त हुई थी, तो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के राजनीतिक विश्लेषकों ने यह कहना प्रारंभ किया था कि अब भारत से भारतीय जनता पार्टी अब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि संसद में केवल 2 ही सीटें प्राप्त हुई। लेकिन उस समय के हमारे नेता आदरणीय अटल जी अडवाणी जी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उसके बाद संकल्प लिया। और आपने देखा कि उसका परिणाम क्या हुआ।
जिस भारतीय जनता पार्टी को 1984 में भारत की संसद में केवल 2 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी, वह भारतीय जनता पार्टी अब भारत में दोबारा अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हुई है। यानी 2 से लेकर दोबारा तक की हम लोगों ने यात्रा पूरी की है। यानी संकटों और मुसीबतों की चुनौती को स्वीकार करना, यह हमारे स्वभाव में है। यह है हमारी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जब हम लोग 1952 में हम लोगों का पहला घोषणा पत्र बना, उसमें भी हम लोगों ने जिन कामों की चर्चा की थी, लगातार जब जब भी चुनाव होते रहे हम लोग बराबर उन कामों की चर्चा करते रहे। मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा उस धारा 370 की, 35A की। लोग यह कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी बराबर धारा 370 को समाप्त करने की बात करती है, 35A को समाप्त करने की बात करती है, केवल जनता का वोट हासिल करने के लिए इस प्रकार के मुद्दे अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी लाती है। और कभी कभी हमारे कार्यकर्ताओं को भी यह लगता था कि शायद हम धारा 370 और 35A को किसी भी सूरत में समाप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने, यानी जब हम जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, तब जो हमने कहा था, अवसर मिलते ही, भारत की संसद में पूर्ण बहुमत मिलते ही चुटकी बजाकर हमने उस काम को पूरा कर दिया है। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। यानी हम जो कहते हैं वह करते हैं। आजाद भारत की राजनीति कि यदि कोई समीक्षा करे, सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि आज के कुछ वर्षों पहले लोग यह कहते थे, राजनीतिक पार्टियां, नेता आश्वासन जनता को बहुत देते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, लेकिन अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमने करके दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करती है। हम भारत की राजनीति में विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी किसी भी सूरत में नहीं पैदा होने देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प रहा है और उस संकल्प को धारा 370 समाप्त करके हम लोगों ने पूरा किया है। सरकार बनने के 100 दिनों के अंदर ही इस काम को हमने पूरा किया है। किसी ने कहा है कि मोदी, दर्द की रात गई, गम का खजाना भी गया, मोदी तेरे हिम्मत से यह दाग पुराना भी गया। बहुत पुराना दाग था धारा 370 का मित्रों, वह समाप्त हो गया। पहले जब कभी भी, मेरे दोस्तों, आपको याद होगा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब जम्मू कश्मीर का सवाल खड़ा होता था, धारा 370 का सवाल खड़ा होता था, ज्यादातर देश पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे, भारत के साथ ज्यादातर देश खड़े नहीं होते थे। ऐसे बिरले कुछ ऐसे देश होते थे, और विशेष रूप से रूस, जो कि भारत के साथ खड़ा होता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमारे प्रधानमंत्री ने भारत की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ाई है कि इस बार आज दुनिया के देशों में अन्य देशों का समर्थन तो प्राप्त हो ही रहा है, अब मुस्लिम देशों का भी बड़ी संख्या में हमको इस मुद्दे पर समर्थन प्राप्त हुआ है। यह हम लोगों के लिए बहुत ही एक हर्ष का विषय है। हम कुछ देशों को छोड़ दें, मलेशिया हुआ, तुर्की हुआ, इन देशों को छोड़ दें, तो मैं कह सकता हूं कि दुनिया के मुस्लिम देशों का भी हमको समर्थन प्राप्त हुआ है। पहले आपको याद होगा कि कश्मीर में कश्मीर की आजादी को मुद्दा बनाकर आंदोलन होते थे, तो आंदोलन में बराबर कश्मीर का जो अपना झंडा था वह कश्मीर का झंडा नहीं फहराया जाता था, बल्कि पाकिस्तान और आईएसआईएस का झंडा वहां पर फहरते हुए हम सबको दिखाई देते थे। लेकिन आज हम सीना ठोक कर कह सकते हैं मेरे दोस्तों कि अब कश्मीर में भी ये दिखता है, यदि तो बीजेपी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, अब यही कश्मीर की धरती पर भी हमको दिखता है। और मैं यहां इस बात की भी चर्चा करना चाहूंगा, अपने श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, कश्मीर के प्रश्न पर वह कहते थे कि हम कश्मीरियत, जमहूरियत,
और इंसानियत में विश्वास करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम आज भी इसी सिद्धांत पर कायम हैं। हमारी नजर में कश्मीरियत में हजरत बल भी है और हमारी नजर में कश्मीरियत में बाबा अमरनाथ भी हैं, यानी हमारे बर्फानी बाबा भी हैं। बहनों भाइयों, बहुत बड़ा काम इस सरकार ने 1 वर्ष के अंदर किया है। अब तो आपको बतलाने की जरूरत नहीं है, जम्मू के लोग इस हकीकत को जानते हैं कि अब भारत सरकार के जितने भी कानून होंगे अब जम्मू और कश्मीर में भी प्रभावी तरीके से लागू होंगे। सफाई कर्मियों को, वाल्मीकि समाज को किस प्रकार की जलालत की जिंदगी जीने को मजबूर होना पड़ रहा था, यह आपको मैं बतलाने की जरूरत नहीं है। यहां मैं चर्चा करना चाहूंगा जम्मू और लद्दाख की भी। जम्मू और लद्दाख के लोगों को ऐसा लगता था कि बहुत सारी इसके पहले की भी सरकारें कश्मीर को ज्यादा महत्व देती हैं, जम्मू और लद्दाख इन दोनों की उपेक्षा करती हैं। लेकिन बहनों भाइयों, अब मौसम बदल चुका है। मैं कहना चाहूंगा अब मौसम बदल चुका है और हमारे चैनल्स भी आपने देखा होगा, मुजफ्फराबाद और गिलगित का तापमान, टेम्परेचर जिसे हम कहते हैं दर्जाए हरारत बता रहे हैं, अब टेम्परेचर बतला रहे हैं। मुजफ्फराबाद की और गिलगित की इस तरीके से माहौल इस समय बदला हुआ है। और मैं जानता हूं कि यह टेम्परेचर बतलाने के कारण, यह दर्जाए हरारत बताने के कारण अब इस्लामाबाद में भी कुछ हरारत महसूस होने लगी है और इसलिए वे कुछ ज्यादा शरारत करने पर भी आमादा हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमारे सेना के जवान, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारी जम्मू कश्मीर के पुलिस और इंटेलिजेंस के म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से उनकी शरारत का मुंहतोड़ जवाब जम्मू कश्मीर की धरती पर दिया जा रहा है। मेरे बहनों भाइयों, 370 हटने के बाद 1-2 नहीं, जम्मू कश्मीर की तकदीर को बदलने के लिए, उसकी तस्वीर को बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं। मुझे यहां तक याद है लगभग 50 बड़े काम 30 दिनों के अंदर ही सरकार ने घोषित किए हैं। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी अभी एम्स की चर्चा कर रहे थे, आईआईटी की चर्चा कर रहे थे, आईआईएम की चर्चा कर रहे थे, 6 नए मेडिकल कॉलेज खुल गए। क्या कोई यह कल्पना कर सकता था? 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जम्मू कश्मीर में होना। बहुत सारे राज्य इस हिंदुस्तान में जहां पर कि एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने जिस तरीके का एक भेदभाव हुआ था जम्मू कश्मीर के साथ, उसको देखते हुए 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देने का भी फैसला किया। यानी सब मिला जुलाकर मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि हमारी जो सरकार है, उस सरकार में विकास, जम्मू कश्मीर का विकास यह हमारी प्रायोरिटी है, जम्मू कश्मीर का विकास यह हमारी प्राथमिकता है। यह संदेश देने में हम कामयाब रहे हैं। और मित्रों, मैं कह सकता हूं आगामी 5 वर्षों में हम लोगों की कोशिश है, जम्मू कश्मीर की तस्वीर इतनी बदल जाएगी जम्मू कश्मीर की तकदीर कि पीओके के लोग भी आपसे रश्क करेंगे पीओके के लोग भी कि काश हम भी इस वक्त भारत में होते तो हमारे दिन भी बदल जाते। या पीओके के लोग भी यह आपसे रश्क करते। आगे क्या होगा, प्रतीक्षा कीजिए मेरे बहनों भाइयों। पीओके से ही मांग होगी कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, अब पाकिस्तान के कब्जे में नहीं रहना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि जिस दिन यह होगा, हमारे संसद का भी यह संकल्प पूरा हो जाएगा। मित्रों, धारा 370 का जहां तक सवाल है, एक यह ऐसा कानून था जिसके बारे में जितने पहले के हुक्मरान रहे हैं वो कहते रहे हैं कि यह अस्थायी प्रोविजन है, यह टेम्पररी प्रोविजन है और इसमें कहीं सच नहीं है। यह प्रोविजन संविधान सभा की मर्जी से नहीं आया था, यह बाद में यह प्रोविजन किया गया था। फिर भी लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने इस धारा 370 को अपने दामन से बहनों भाइयों बांधे रहा। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं,
यदि धारा 370 आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण थी तो आपने इस टेम्पररी प्रोविजन को परमानेंट क्यों नहीं बना दिया? इस अस्थायी प्राविधान को स्थायी क्यों नहीं बना दिया आपने? यदि आपको धारा 370 को लेकर इतना बड़ा लगाव था, लेकिन वह नहीं कर पाए। 2014 से लेकर 2019 तक मित्रों मैं कह सकता हूं, उठाकर देख लीजिए, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए धन का आवंटन किया है। उसके पहले भी बराबर जम्मू कश्मीर लद्दाख के विकास के लिए सरकार के द्वारा धन आवंटित होते रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि भारत के अधिकांश राज्यों की अपेक्षा वहां पर अधिक धन दिया जाता रहा है। लेकिन कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? भ्रष्टाचार का जम्मू कश्मीर में बोलबाला था। जो भी पैसा भेजा जाता था, कहां चला जाता था, यह आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। और इस कारण बहुत सारे ऐसे नेता भी थे, अलगाववादी थे, देश विरोधी ताकतें थीं कि भारत सरकार के द्वारा जो पैसे भेजे जाते थे, जो धनराशि दी जाती थी, उनके कारण उनके मजे रहते थे। और इसके बावजूद कभी कभी वह पाकिस्तान की भी वकालत करने में चूकते नहीं थे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब इस प्रोविजन के हट जाने के बाद अब उन लोगों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। और मित्रों, आपने देखा कि कश्मीर में अब बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे जा रहे हैं। और अब इस कानून के समाप्त हो जाने के बाद क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिलेंगी, क्या क्या होगा, यह मैं बहुत डिटेल में जाकर बतलाने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। आप सब अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि पीओजे के पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से आए हुए जो लोग थे, वेस्ट पाकिस्तान से जो लोग आए हुए थे, अब जो अधिकार उनको 70 साल पहले मिल जाना चाहिए था, अब जाकर वह अधिकार मिला है। माने वह भी अब जम्मू कश्मीर के भी नागरिक होंगे। इस प्रकार का एक विश्वास, एक भरोसा लोगों के अंदर पैदा हुआ है। और मित्रों, मैं कह सकता हूं 5 वर्षों के कार्यकाल में हमारी सरकार ने जहां जम्मू कश्मीर के लिए जितना अधिक से अधिक हो सका है धन आवंटित किया है, लेकिन उसके अतिरिक्त कुछ काम जिसकी मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। नौशेरा सेक्टर और आईवी पर रहने वाले लोगों की, जब मैं गृह मंत्री था, जब उस क्षेत्र में मैं गया था तो लोगों के द्वारा यह मांग की जा रही थी कि साहब हमारे लिए बंकर बनने चाहिए, बंकर की सुविधा नहीं है। मुझे रविंद्र रैना जी ने बतलाया कि जो बंकर उस समय स्वीकृत हुए थे, अब वह सब सारे के सारे बंकर बन गए हैं बहनों भाइयों। और मैं समझता हूं कि लंबे समय से जो यह मांग थी सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों की, वह मांग पूरी हो गई है। और इतना ही नहीं, आईबी पर रहने वाले यानी इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को भी अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोगों की तरह आरक्षण की सुविधा भी अब प्राप्त हो गई है। पंचायती सिस्टम को कितनी ताकत दी है हमारी सरकार ने, यह बतलाने की जरूरत नहीं है। कभी भी प्रधान हो, पंच हो, सरपंच हो, इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है इसकी कल्पना ही नहीं थी। उन्हें जो अधिकार प्राप्त होने चाहिए थे सरकार की तरफ से, वह अधिकार कभी प्राप्त नहीं हुए। वह सारे अधिकार हमने दिए। कई नेशनल हाईवे के काम भी वहां चल रहे हैं, यह मुझे बतलाया गया है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस का हाईवे का भी काम अब तेजी के साथ प्रारंभ हो चुका है, इस बात की भी हमको जानकारी दी गई है। मित्रों, मैं यहां पर अनुच्छेद 370 के बारे में एक बात और आपसे मैं करना चाहूंगा, और वह यह करना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 जब समाप्त हुआ था तो हमारे बहुत सारे ऐसे विरोधी दल के नेताओं ने यह कहा कि सेकुलरिज्म के ऊपर, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर यह बहुत बड़ा आघात जो है मोदी जी की सरकार ने किया है, यह आरोप उन लोगों ने लगाया। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इमरजेंसी के दौरान 1976 में जिस समय 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, तो भारत के संविधान में के प्रेम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ा गया था,
लेकिन जम्मू कश्मीर में उस समय शेख अब्दुल्ला साहब की सरकार थी और उस सरकार को कांग्रेस का पूरा समर्थन था। कांग्रेस चाहती थी खुद भी अपनी सरकार बना सकती थी। जहां तक मेरी जानकारी है, यदि मैं गलत नहीं हूं, तो 75 सीटों में 54 सीटों पर कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई थी। लेकिन शेख अब्दुल्ला साहब को उस समय कांग्रेस ने समर्थन देकर सरकार बनाई थी। यदि इस सेकुलर शब्द के प्रति, सेकुलरिज्म के प्रति सचमुच उनका लगाव है, सचमुच उनकी निष्ठा है, तो क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के संविधान में भी सेकुलर शब्द का प्रयोग किया गया? मैं इस सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के संविधान के प्रियम्बुल में सेकुलर शब्द क्यों नहीं जोड़ा गया? इसके लिए कौन रिस्पांसिबल है? बहनों भाइयों, इसके लिए और कोई रिस्पांसिबल नहीं है। इसके लिए रिस्पांसिबल है तो कांग्रेस की सरकार रिस्पांसिबल है, क्योंकि उस समय यदि चाहती कांग्रेस की सरकार, तो जैसे भारत के संविधान के प्रियम्बल में सेकुलर शब्द जोड़ा गया था, वैसे ही जम्मू कश्मीर के संविधान के प्रियम्बल में जम्मू या सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया होता। अब इसके बावजूद सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा चैंपियन बनने का वही लोग दावा करते हैं। एक अजीबोगरीब स्थिति इन लोगों ने पैदा की है। बहनों भाइयों, मैं यहां पर हमारी सरकार ने जो 6 वर्षों के अंदर काम किए हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि 6 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने बहुत सारे बुनियादी काम किए, बहुत सारे बुनियादी काम किए। आजादी का एक लंबा दौर गुजर जाने के बाद भी लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को इस हिंदुस्तान में हुकूमत करने वाली सरकारों ने पूरा नहीं किया था। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद यह संकल्प लिया कि देश की जनता की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि लगभग 18,500 गांव आजादी के 70 वर्ष के बाद भी इस हिंदुस्तान में ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, और हम लोगों ने कुछ ही महीनों के अंदर इन सारे गांवों में बिजली की व्यवस्था कराई। 2.5 करोड़ लोगों के पास बिजली का कनेक्शन नहीं था, उनको हम लोगों ने बिजली का कनेक्शन दिया। यह बुनियादी आवश्यकता। हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि 2022 आते आते अब इस हिंदुस्तान में ऐसे हालात हम पैदा करेंगे कि एक भी व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जिस व्यक्ति को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए, एक व्यक्ति भी शेष नहीं बचेगा। और इस काम को किया। कोई सोचता नहीं था कि भारत में सभी का अकाउंट खुल सकता है, बैंकों में खाता खुल सकता है, यह कभी कोई सोचता नहीं था। जनधन योजना के माध्यम से सभी जितने भारत के नागरिक थे सबके खाते खोले गए। 10 करोड़ की संख्या में शौचालय बनाए गए और बहुत सारी चीजें, चाहे हमारे किसान हों, मजदूर हों, चाहे दुकानों पर काम करने वाले हमारे छोटे मोटे कामगार हों, कारीगर हों, इन सबके लिए पेंशन की मुकम्मल व्यवस्था हमारी सरकार ने की 60 साल की आयु पूरी कर लेने के बाद। और सबसे बड़ा काम, और वह काम मैं कहना चाहता हूं दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, उस काम को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है, वह आयुष्मान भारत योजना लागू करने का। मित्रों, यह कोई छोटा काम नहीं था आयुष्मान भारत योजना को लागू करना, लेकिन इस काम को भी हमारी सरकार ने किया है। माने प्रतिवर्ष भले ही कोई झोपड़ी में रहता हो, यदि वह बीमार हो जाता है तो बीमारी के कारण वह दम तोड़ने नहीं पाएगा, 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज होगा। कभी यह कोई कल्पना नहीं कर सकता था। इस काम को भी हम लोगों ने किया है। इस देश के किसानों के लिए भी बहुत सारे कदम सरकार ने उठाए हैं। बहुत विस्तार में मैं जाकर उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। संकल्प है हम लोगों का कि 2022 आते आते हम हिंदुस्तान के किसानों की आमदनी को जस्ट डबल करेंगे, उसको 2 गुना करेंगे। यह हमारी सरकार का संकल्प है। एपीएमसी एक्ट में भी हम लोगों ने संशोधन किया। एक देश है, एक बाजार होना चाहिए। किसी किसान के ऊपर यह प्रतिबंध नहीं होना चाहिए कि तुम केवल इसी मंडी में अपना गल्ला बेच सकते हो, बाहर नहीं बेच सकते हो। जहां अच्छी कीमत मिले, अब हमारा देश का किसान वहां जाकर अपने माल को बेच सकता है।
इसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट में भी हम लोगों ने संशोधन ला दिया। यानी अब हमारा किसान अपना माल कहीं भी लेकर जाए, जैसे भी जाए, अब कोई रोक टोक नहीं रहेगी। अब उसे कोई रोक नहीं सकता, उसके खिलाफ कोई अब कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। मित्रों, सब मिला जुला कर देखा जाए तो बहुत सारे काम हमारी सरकार ने किए। यदि मैं उनकी चर्चा करूं तो कम से कम आधे घंटे का समय लगेगा, लेकिन यह सब सारे विकास के कार्य तो हो ही रहे हैं। हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। हमारा देश अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में पहले 2013 में दुनिया के 9वें स्थान, दुनिया के देशों में 9वें स्थान पर हमारा भारत खड़ा था। लेकिन 5 वर्ष के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री ने वह करिश्मा किया कि हमारा यह भारत 9वें स्थान से जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। हमसे यदि कोई पूछे तो हम तो यह चाहते हैं कि ऐसे हालात पैदा हों कि हमारा यह भारत आगामी कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो जाए। आप भी यह सोचेंगे कि कोरोना के संकट की घड़ी में अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, कैसे यह काम हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा कर दी। देर नहीं लगाई, कई कदम उठाए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़े। और इतना ही नहीं, हमारे देश के नौजवानों को रोजगार के अवसर भी मिल सकें, ऐसे कई कदम उठाए। एमएसएमई सेक्टर, सर्वाधिक रोजगार इस सेक्टर में लोगों को प्राप्त होता है। अब मध्यम, लघु और इन सब सारे उद्योगों की, इस लघु और इन सूक्ष्म, इन उद्योगों की परिभाषा बदल दी। इतना ही नहीं, बल्कि उनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का भी यह प्रोविजन कर दिया। और यह भी कर दिया कि 200 करोड़ रुपए तक का टेंडर होगा तो उस टेंडर में कोई विदेशी भाग नहीं लेगा। यह भी हमारी सरकार ने एक मुकम्मल व्यवस्था कर दी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। और बहनों भाइयों, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, आगामी कुछ वर्षों में भारत को आत्मनिर्भर भारत बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, यह सब सारा सिलसिला भी भारत के अंदर किसी प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया तो हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया है। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। किसी मंत्रालय का सर्वाधिक यदि बजट यदि होता है तो रक्षा मंत्रालय का बजट होता है। और लंबे समय से बहुत सारे हथियार, बहुत सारे सेना के लिए साजो सामान हम दुनिया के दूसरे देशों से बराबर इंपोर्ट करते रहे हैं। लेकिन अब हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया है, दुनिया के दूसरे देशों से आयात करने का, इंपोर्ट करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। भारत दुनिया में इंपोर्टिंग कंट्री के रूप में नहीं जाना जाना चाहिए, बल्कि भारत दुनिया में एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में जाना जाना चाहिए। और यह सिलसिला भी हम लोगों ने प्रारंभ किया। रक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए। हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों के बीच ज्वाइंटनेस लाने के लिए 15-20 वर्षों से यह मामला अधर में लटका हुआ था। कोई सरकार फैसला नहीं कर पा रही थी। हमारे प्रधानमंत्री ने चुटकी बजाते हुए चटपट यह फैसला कर दिया और सीडीएस की हमारे यहां नियुक्ति हो गई। बहनों भाइयों, रक्षा की दृष्टि से भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारा भारत सुरक्षित है, मैं कहना चाहता हूं। राफेल का नाम आपने सुना होगा। राफेल लेने में गया था। राफेल बहनों भाइयों जुलाई में आ रही है। हमारे वायुसेना की ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन हम ताकत यदि बढ़ाना चाहते हैं तो किसी को डराने के लिए ताकत नहीं बढ़ाना चाहते, बल्कि हम अपनी सुरक्षा के लिए अपनी रक्षा की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए, किसी को डराने की नहीं है। बहुत सारे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हुआ, एक्ट बन गया। हमारे गृह मंत्री अमित भाई ने जिस तरीके से इसको पेश किया भारत की संसद में, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। लेकिन बराबर इस मुद्दे को लेकर भी सरकार को बदनाम करने की कोशिश,
लोगों के द्वारा की गई, यहां के अल्पसंख्यक समुदाय की नागरिकता को समाप्त करने की यह साजिश है। बहनों भाइयों, दृढ़ता के साथ हम लोगों को बोलना चाहिए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता प्रभावित नहीं होने पाएगी, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं यदि वह भारत आते हैं तो उनको नागरिकता मिलेगी। किसी की नागरिकता को समाप्त करने का यह प्रोविजन नहीं है। राम जन्मभूमि, इस फैसले के बारे में भी आप जानते हैं, कोर्ट के माध्यम से यह फैसला आ गया। अब यह मुराद भी हम लोगों की अब पूरी होने जा रही है। तलाके बिद्दत, 3 तलाक कानून, उसको भी चुटकी बजाकर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। सब मिला जुलाकर मुझे कहना हो बहनों भाइयों, मैं इतना ही कहूंगा कि भारत अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने देखा कि भारत की ताकत, भारत की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि अब G7 देशों में भी भारत को शामिल करने का निमंत्रण हमको जो है प्राप्त हो गया है। यह है भारत की प्रतिष्ठा, यह दुनिया के देशों में बड़ी है। इस समय भारत और चाइना के बीच भी एक विवाद चल रहा है। उसको लेकर कुछ लोगों के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, भारत चीन सीमा पर लद्दाख में क्या हो रहा है। वैसे समय समय पर इसकी जानकारी लोगों को प्राप्त होती है, लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध पक्ष की अहमियत को भी हम समझते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। जो विवाद भारत और चीन के बीच पैदा हुआ है, इस समय मिलिट्री लेवल पर बातचीत चल रही है। चाइना ने भी यह इच्छा व्यक्त की है कि बातचीत के द्वारा इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। हम लोगों की भी यह कोशिश है कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत के द्वारा इंडो चाइना के बीच जो इस समय टसल है, इसका समाधान निकाला जाए। और मैं विपक्ष के बंधुओं को भी मैं कहना चाहता हूं, सभी नेताओं को भी मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार किसी को अंधेरे में नहीं रखेगी, न भारत की संसद को अंधेरे में रखेगी, न किसी को अंधेरे में रखेगी। उचित समय पर हम इसका खुलासा करेंगे, हम यह बताएंगे। लेकिन इतनी बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान, नेशनल प्राइड से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भी भारत मजबूत हुआ है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत की ताकत बड़ी है बहनों भाई, लेकिन इस ताकत से हम किसी को डराना नहीं चाहते। यह सब हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं तो अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। इसलिए मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों, मैं आप सबसे यह निवेदन करना चाहूंगा, जनता के साथ सीधा संवाद बनाकर रखिए। और हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 6 वर्षों में जो कुछ भी किया है, यह संदेश लेकर हमको गांव गांव जाना चाहिए, जन जन तक पहुंचना चाहिए। लेकिन इस समय जन जन तक पहुंचना यह बहुत कठिन काम है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क जरूर लगाएं। यह मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं से भी और जनता से भी मैं अपील करना चाहता हूं, क्योंकि यह संकट की घड़ी कोरोना के कारण जो पैदा हुई है, कब समाप्त होगी यह कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी जितना हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वह हम करते रहें, और हम अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाएं। यही अपील करते हुए और पुनः आप सबको विश्वास दिलाते हुए कि भारत को एक भारत, श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। जम्मू कश्मीर की जनता के लिए एक विशेष स्नेह प्रस्तुत कर रहा था। एक एक शब्द में जम्मू कश्मीर का विकास, जम्मू कश्मीर की खुशहाली और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा दर्शा रहा था। अब मैं भारत सरकार का जो संकल्प आत्मनिर्भर भारत का है,
उसके लिए जितने भी लोग इस डिजिटल रैली में सम्मिलित हुए हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि अपनी जगह पे खड़े होके आत्मनिर्भर भारत के लिए हम प्रतिज्ञा लें, शपथ लें। और इसके लिए मैं पुनः माननीय राजनाथ सिंह जी से निवेदन करता हूं कि दोबारा मंच पर आकर सभी कार्यकर्ताओं को प्रतिज्ञा दिलाएं, शपथ दिलाएं। हाथ आगे बढ़ा लीजिए ऐसे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प लेता हूं कि मैं भारत के संविधान द्वारा निर्देशित नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं राष्ट्रीय एकता की भावना, लोकतंत्र के मूल्यों, समतामूलक समाज के निर्माण, सर्वधर्म समभाव व मूल्य आधारित राजनीति को समाज में प्रोत्साहित करूंगा। मैं देश के स्थानीय उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन के रूप में कार्य करूंगा। यथासंभव लोकल उत्पादों को ही खरीदूंगा। मैं कोविड की महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। भारत माता की